अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है 39। चैप्टर नंबर 4 का दूसरा टॉपिक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद साबिर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। जब एक बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो और वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे, हम कहते हैं उस पर वर्क हुआ, और उसको मैथमेटिकली लिखा जाता है W=F_d cos थीटा। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें फोर्स कांस्टेंट ना हो, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया पॉइंट P से Q तक इन दो पॉइंट्स के दरमियान फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जब ऐसी कंडीशन हो तो फिर उस डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक लेंथ एलिमेंट के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट को हमने डेल्टा D1 मान लिया और इस जगह पे लगने वाली फोर्स को F1 मान लिया। अब पॉइंट P से यहाँ तक इस फर्स्ट लेंथ एलिमेंट के लिए जो फोर्स F1 है ये कांस्टेंट है। इसी तरह D2 के लिए फोर्स की वैल्यू F2 है और इस एलिमेंट के लिए ये कांस्टेंट रहती है। जब ऐसा कर लेंगे तो फिर हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के ऊपर हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ से वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह दूसरे एलिमेंट के लिए फाइंड करेंगे, तीसरे के लिए फाइंड करेंगे, और इसी तरह हम सभी लेंथ एलिमेंट्स के लिए वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला यूज़ करके वर्क फाइंड कर सकते हैं। फिर इन्हीं सभी वर्क्स को जब ऐड करेंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो इसे डिस्कस करते हैं। इन मैनी सिचुएशंस द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट व्हाइल डूइंग वर्क। फॉर एग्जांपल, the gravitational force on a rocket decreases as it moves farther from the earth, and the force from a spring increases as the spring stretches. बहुत सी सिचुएशंस हैं जिनमें एक बॉडी पे लगने वाली फोर्स कांस्टेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक रॉकेट पे लग रही है। देखिए, जब रॉकेट अर्थ से दूर होता है, रॉकेट का अर्थ से फासला बढ़ता जाता है, तो इस पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करती है। इसी तरह फोर्स जो एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करती है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स स्ट्रेचिंग के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होती है। क्योंकि इन दोनों सिचुएशंस में फोर्स वेरी कर रही है, इस तरह की कंडीशंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। फिगर शोज द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इन द XY प्लेन एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q. The path is divided into n small displacement intervals delta D1, delta D2 up to so on delta Dn. During each interval, the corresponding forces acting are F1, F2 up to so on Fn. हमने क्या किया, पूरे डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, जैसा कि डेल्टा D1, डेल्टा D2, इसी तरह लास्ट के लिए डेल्टा Dn। और डेल्टा D1 पे लगने वाली फोर्स F1 है, डेल्टा D2 पर लगने वाली फोर्स F2 है और डेल्टा Dn पे लगने वाली फोर्स Fn होगी। ड्यूरिंग ईच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इंटरवल द फोर्स कैन बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, देयरफॉर द वर्क डन इन फर्स्ट इंटरवल कैन बी रिटन एज। हर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने फोर्स को कांस्टेंट मान लिया, तब हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे और फर्स्ट इंटरवल के लिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट का नाम डेल्टा D1 है, यहाँ पे वर्क हम फाइंड कर सकते हैं बाय द फार्मूला डेल्टा W1 इक्वल्स F1 डॉट डेल्टा D1। इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा W1 इक्वल्स F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1। दिस इज़ द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ड्यूरिंग स्मॉल लेंथ एलिमेंट डेल्टा D1। इसी तरह डेल्टा D2 के लिए द वर्क डन in the second interval can be written as delta W2 equals F2 dot delta D2 equals F2 cos theta 2 delta D2। This is work done for second interval, और nth interval के लिए the work done in the nth interval can be written as delta Wn equals Fn dot delta Dn। एक्सपेंड करके लिखेंगे, ये बनेगा Fn cos theta n delta Dn। The total work in moving the body from point P to Q is given by combining all these works, means W equals delta W1 plus delta W2 plus up to so on plus delta Wn। अगर आप इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे
तो आपको मिलेगा टोटल वर्क। तो इसमें वैल्यूज़ फिल करेंगे, ये बनेगा W इक्वल्स F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Fn cos थीटा n डेल्टा Dn। इस सीरीज़ को शॉर्ट फॉर्म लिखने का एक मैथमेटिकल टूल है समेशन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं W इक्वल्स समेशन 1 to n Fi cos थीटा I डेल्टा Di। दिस इज़ द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। इस तरह हमने एक वेरिएबल फोर्स से वर्क को फाइंड कर लिया। मेथड क्या है कि पूरे डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, हर एक छोटे एलिमेंट के लिए फोर्स के इंटरवल को कांस्टेंट मान लेते हैं, उस जगह वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला लगा के वर्क फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह सभी वर्क्स को जब कंबाइन करते हैं तो हमें टोटल वर्क मिल जाता है बाय अ वेरिएबल फोर्स। दूसरा मेथड है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, दैट इज़ ग्राफिकल मेथड। वर्क डन को आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग f cos theta versus displacement graph as shown in figure. The displacement d is divided into the same n equal intervals and value of f cos theta at the start of each interval is marked on the graph. वर्क ग्राफिकली भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट को n स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, जैसा कि डेल्टा D1, डेल्टा D2, इसी तरह डेल्टा Dn। हर एक लेंथ एलिमेंट पे लगने वाली फोर्स का नाम है F1 cos थीटा 1 फॉर डेल्टा D1, D2 के लिए F2 cos थीटा 2 बनेगा, इसी तरह Dn के लिए Fn cos थीटा n ऐसा बन जाएगा। द टोटल वर्क इज़ द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। अगर आप इन तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करें तो आपको टोटल वर्क मिल सकता है। मीन्स W इक्वल्स एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस एरिया n। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 वेयर दिस इज़ एरिया 1, ये हो गया एरिया 2, इसी तरह लास्ट के लिए एरिया n। क्योंकि ये रेक्टेंगल की शेप में है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ क्रॉस विड्थ। हम लेंथ क्रॉस विड्थ के फार्मूला को यूज़ करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया 1 के लिए इस रेक्टेंगल की लेंथ का नाम है F1 cos थीटा 1, जबकि उसकी विड्थ का नाम है डेल्टा D1, तो एरिया 1 बनेगा F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1। दिस इज़ एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। इसी तरह रेक्टेंगल 2 के लिए यहाँ पे फोर्स होगी F2 cos थीटा 2, जबकि डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा D2, तो ये बनेगा एरिया 2 इक्वल्स F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2। लास्ट रेक्टेंगल का एरिया बनेगा AN इक्वल्स Fn cos थीटा n डेल्टा Dn, जिसमें Fn cos थीटा n इसकी लेंथ का नाम है और डेल्टा Dn इसकी विड्थ का नाम है। एरिया के फार्मूला से हमने सभी रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को यहाँ से फाइंड किया और ये सभी वैल्यूज़ इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, it becomes W equals F1 cos theta 1 delta D1 plus F2 cos theta 2 delta D2 plus up to so on plus Fn cos theta n delta Dn. This is the total area of rectangles under the graph. हम इसको समेशन की फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं W equals summation I equals 1 to n Fi cos theta I delta Di. That is also equal to the work done by a variable force. ये भी वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स के इक्वल है, बट इट्स वैल्यू इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू बिकॉज द कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगल्स अबाउ द कर्व आर बीइंग एडेड। यहाँ पे एक मसला है, जब हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं हमने वर्क को नाम दिया एरिया अंडर द ग्राफ, और अंडर द ग्राफ के लिए हमने रेक्टेंगल्स बना लिए थे। हर एक रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड किया और सभी एरियाज़ को जब सम अप किया तो हमें मिला टोटल वर्क। यहाँ पे मसला ये है कि जब हम एरियाज़ ऑफ रेक्टेंगल्स जमा करते हैं तो उनमें कुछ कॉर्नर्स जो इस कर्व से नीचे हैं वो ऐड अप हो गए, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। इस वक्त इनकी वैल्यूज़ भी हमारे आंसर में ऐड हो चुकी है। इन्हीं कॉर्नर्स की वजह से इस वर्क की वैल्यू अपनी एक्चुअल वैल्यू से कुछ ज़्यादा होती है। हम इनसे बचना चाहते हैं और इनसे बचने के लिए अगर इस डेल्टा डी को हम स्मॉलर कर दें, मींस जब ये डेल्टा डी स्मॉल होगा तो ये लाइन इस पीछे की लाइन की तरफ बढ़ेगी। मींस फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे आएगी
उसके बाद मज़ीद छोटा करेंगे तो ये यहाँ पे आएगी। तो जब इस जगह पे आ गई लाइन, डेल्टा डी इतना सारा कम हो गया और आप देखिए यहाँ से कॉर्नर जो बाहर निकला हुआ था वो ख़त्म हो गया। तो इन कॉर्नर से बचने के लिए आपको डेल्टा डी को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। इफ़ डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो, द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स अप्रोचेस द एग्जैक्ट एरिया अंडर द एफ cos theta vs डिस्प्लेसमेंट कर्व फ्रॉम पॉइंट P टू Q एज शोन। जब हम डिस्प्लेसमेंट को मिनिमाइज़ कर लेंगे, इतना मिनिमाइज़ करेंगे कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाए लेकिन ज़ीरो के इक्वल ना हो, तो ऐसी हालत में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो एरिया है वो फिर हमें एग्जैक्ट मिलेगा। मीन्स जो इसमें से कॉर्नर बढ़े हुए थे उनसे हम बच जाएंगे। देयरफॉर द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर द एफ cos theta vs d कर्व बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। अब हमें जो वर्क मिलेगा वो होगा एरिया अंडर द कर्व दैट इज़ बिटवीन एफ cos theta एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस वक्त वर्क बनेगा W इक्वल्स लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो समेशन I इक्वल्स 1 टू n एफ आई cos theta I डेल्टा डी आई। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर 40 है। टॉपिक है 4.3 कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। द ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का ये लिंक है, यहाँ से भी इनरोल कर सकते हैं आप। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और द ग्रेविटी स्फीयर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। और अगर इस लेक्चर में आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।